अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इसकी डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में फॉल करते हैं। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हेमिकॉर्डेटा, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे कॉर्डेटा नहीं है, कुछ करेक्टरिस्टिक इसके कॉर्डेट्स की तरह के हैं। And this phylum is the second after to Echinodermata, which is Deuterostomes. Echinodermata जो है ये फर्स्ट फाइलम था जो कि ड्यूट्रोस्टोम था। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा जो है ये सेकेंड फाइलम है जो कि ड्यूट्रोस्टोम है। उसके बाद जितने भी फाइलम हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यानी कि कॉर्डेटा है और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स ही होंगी। डियर स्टूडेंट, ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब है कि ब्लास्टोपोर से पहले अगर एनस बने देन माउथ बने तो उसको हम ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। और दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि माउथ और एनस दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी फाइलम डिस्कस किए थे पोरिफेरा से लेके आर्थ्रोपोडा तक, दे ऑल वर प्रोटियोस्टोम्स, यानी कि ब्लास्टोपोर से वहां पे माउथ बनता था। ठीक है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एक छोटा सा फाइलम है और इसमें तकरीबन 100 ऐसी स्पीशीज हैं जिसका अब तक पता लगाया जा चुका है। और इसमें ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वर्म लाइक एनिमल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो अकेली रहती हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कॉलोनी की फॉर्म में रहती हैं और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है, हमने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को, कि अगर ब्लड डायरेक्टली टिश्यू को बात करता है तो इस सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि फाइलम एस्केलमेंथीस से स्टार्ट हुआ था। माउथ से लेके एनस तक जो सिस्टम होता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद इसके पास डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है एज अ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे आपको वर्म्स नजर आ रहे हैं, इस तरह के सारे जो वर्म्स हैं वो हेमिकॉर्डेटा में फॉल करते हैं। Always keep in mind there is only three phylum which is exclusively marine and Hemichordata is one of them. Echinodermata, Hemichordata और Ctenophora, ये तीन ऐसे फाइलम्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जितनी भी हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी जो हैं वो भी मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। इसकी तीन मेजर क्लासेस हैं। पहली क्लास है इंटीरोपिनोसिटा, दूसरी क्लास है पेटिरोब्रैंकिया और तीसरी क्लास है प्लैंक्टोस्पिरोइडिया। हम वन बाय वन सारी क्लासेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली क्लास है क्लास इंटीरोपिनोसिटा। डियर स्टूडेंट, इंटीरोपिनोसिटा, इंटीरो का मतलब है इंटेस्टाइन, पिनोसिटा का मतलब होता है ब्रीदिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है वो ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इसको कॉमनली हम एकॉन वर्म या टंग वर्म्स भी कहते हैं और ये बरोइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ये समंदर के अंदर रहते हैं और समंदर की जो बॉटम है वहां पे बरो बनाते हैं और बरो के अंदर ही रहते हैं। इनका जो साइज है वो 20 से 40 सेंटीमीटर है और कुछ वर्म्स जो है वो 2 मीटर तक लॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोबोसिस, सेकेंड पार्ट इज कॉलर एंड द थर्ड पार्ट इज ट्रंक। ठीक है, अब इसकी जो प्रोबोसिस है इट इज शॉर्ट कोनिकल, इसकी होती है प्रोबोसिस। उसके बाद इसके कॉलर्स है जो कि प्रोबोसिस के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है इसका ट्रंक। और इसके अलावा अगर हम इसकी पूरी बॉडी देखें तो इसकी पूरी बॉडी जो है वो सीलिया और ग्लैंड से कवर होती है। ठीक है, अब अगर हम इसके माउथ की बात करें तो इसका जो माउथ है वो प्रोबोसिस और कॉलर के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है, यानी कि इंटीरोपिनोसिटा का जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और ये प्रोबोसिस और कॉलर दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है। इस पिक्चर में आपको क्लियर नजर आएगा, यहाँ पे ये है इसका माउथ, ये है इसकी प्रोबोसिस और ये है इसका कॉलर, इन दोनों के दरमियान है। और ये इसकी कॉलर साइड है, सॉरी डॉर्सल साइड है और ये इसके वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में इसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट सीलिया और ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। अब इसी तरीके से जो प्रोबोसिस है उसके ऊपर भी डिफरेंट ग्लैंड्स ने म्यूकस को सेक्रेट किया होता है। डिफरेंट डेट्राइटस और अदर पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोबोसिस के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। और ट्रैक ऑफ सीलिया जो है, क्योंकि सीलिया पूरी बॉडी के ऊपर अटैच्ड होते हैं, तो जो सीलिया हैं वो क्या करेंगे, फूड को मूव करेंगे पोस्टीरियर और वेंट्रल साइड पे, और सीलरी ट्रैक माउथ में जाके कन्वर्ज हो जाती है और वहां पे जाके म्यूकॉइड स्ट्रिंग बनाती है, ठीक है। यहाँ पे जाके म्यूकॉइड स्ट्रिंग बनाएगी, और जब इसको लगेगा कि कोई अनडिजायर्ड पार्टिकल है तो ये जो प्रोबोसिस है ये कॉलर के अगेंस्ट मूव करेगी और उस पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकाल देगी, ठीक है। और उसके बाद जो फूड है वो कॉलर और ट्रंक में आएगी, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो पोस्टीरियर साइड से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब ये तो प्रोसेस था कि वो किस तरीके से इंजेस्ट करते हैं। अब डाइजेशन कैसे होती है, इनके पास हेपेटिक सिका प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट इंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं, और ये इंजाइम्स जो है ये फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन्होंने जब वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना होता है तो ये अपनी बरों से, पूरा बरों से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ अपना पोस्टीरियर पार्ट जो है वो बरों से बाहर निकालते हैं और वहां पे अपना वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट करते हैं, और जो हाई टाइड्स आती हैं वाटर की वो इसको रिमूव करके बॉडी से उस जगह से बाहर ले जाते हैं। इसका नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। और इसका जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि इसकी बॉडी आउटर साइड जो है वो एपिडर्मस है, और एपिडर्मस के जो नीचे वाला हिस्सा है जो सिलिएटेड एपिडर्मस है वहां पे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि सिलिएटेड एपिडर्मस के नीचे नर्वस सिस्टम इसका प्रेजेंट होता है। और इसका नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, वेंट्रल बी है, और नर्व ट्रैक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके पास कोई गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता, और जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि मतलब ऐसा नहीं है जैसे ह्यूमन के केस में जो आई है वो लाइट को डिटेक्ट करती है, जो नॉइस है वो ईयर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं है, तो पूरी बॉडी ही कोई चेंज आता है तो पूरी बॉडी जो है वो एक्ट करती है उस चेंज के अगेंस्ट, उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसके बाद इनकी जो रेस्पिरेशन है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए होती है, इनके पास कोई रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ग्लोमेरुलस होता है, और ग्लोमेरुलस जो है इसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, फिल्टरेशन करता है सीलोम में, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसका जो ब्लड है वो कलरलेस है, और इसके पास डोर्सल और वेंट्रल कंट्रिक्टाइल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो डोर्सल ब्लड वेसल है वो इंटीरियर साइड पे ब्लड को मूव करती है, और जो वेंट्रल साइड है वो पोस्टीरियर साइड पे ब्लड को मूव करती है, ठीक है। अब जो डोर्सल साइड है और वेंट्रल साइड है, इन दोनों की ब्रांचेस जो है वो एक ओपन स्पेस में यानी कैविटी में ओपन होती है, जिसको हम साइनेसिस कहते हैं। और ये जो ब्लड है इसके साथ ये ग्लोमेरुलस में जाएगा, वहां पे भी ये क्या करेगा, फिल्टरेशन करेगा वेस्ट मटेरियल, प्रोबोसिस और सीलोम, और उसके बाद प्रोबोसिस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके जरिए ये अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब है कि बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, और इनके गुनेड्स जो हैं वो हर एक के पास एक सेपरेट गुनेड का पेयर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, लार्वा के पास बायलेटरल सिमेट्री होती है, लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, लेकिन जो ही वो अडल्ट होता है तो वो सेटल डाउन हो जाता है, वो सिसाइल हो जाता है। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो इकॉन वर्म है दे कैन डू एसेक्सुअल एज वेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूटोटोमी भी कर सकता है, इलोंगेशन भी कर सकता है, ऑटोटोमी भी कर सकता है, और रीजनरेशन भी कर सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मेल एंड फीमेल बोथ रिलीज देयर गैमीट्स, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और एज अ रिजल्ट जो लार्वा बनता है उस लार्वा का नाम है टर्नेरिया लार्वा। तो इंटीरोपिनोसिटा का जो लार्वा है वो टर्नेरिया लार्वा होता है, जो कि प्लंक्टन के ऊपर फीड करता है। प्लंक्टन का मतलब है स्मॉल ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं।
और इसके बाद अडल्ट में चेंज हो जाता है, और अडल्ट जो है ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे कि पेरेंट होते हैं। उसके बाद जो दूसरी क्लास है वो है क्लास पुटीरियोब्रैंकिया, और क्लास पुटीरियोब्रैंकिया के अंदर जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसमें भी इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और इसमें भी प्रोबोसिस होती हैं, कॉलर है, और इसके बाद इसके पास भी क्या होती है, ट्रंक होती है। अब ये स्मॉल क्लास है एज कंपेयर टू इंटीरोब्रेंकिया, और इट इज प्रेजेंट इन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कुछ इसकी स्पीशीज जो है वो यूरोप कोस्टल वाटर में प्रेजेंट होती हैं, और कुछ इसकी स्पीशीज जो है वो बरमूदा के शैलो वाटर के नजदीक नजदीक प्रेजेंट होती हैं। बहुत छोटे होते हैं और इनका साइज 0.1 से 5 मिलीमीटर तक होता है। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है। अब इसकी जो बॉडी है, इसके कॉलर के पास 2 से 9 आर्म्स होते हैं, यानी कि ये इसकी प्रोबेसिस है, और जो इसकी प्रोबेसिस है वो शील्ड की तरह की होती है जो कि एक ट्यूब को सिक्रीट करती है और इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है। उसके बाद है इसका कॉलर, और ये है इसका कॉलर, और इसके कॉलर के पास आर्म्स होते हैं, और 2 से 9 आर्म्स होते हैं, और हर एक के ऊपर सीलिया अटैच्ड होते हैं। ये सीलिया अटैच्ड होते हैं इसके पास। ठीक है। और जो इसका ट्रंक है, ये सारे का सारे इसका ट्रंक है, और इसका ट्रंक जो है ये यू शेप्ड इसका ट्रंक होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बॉडी फंक्शन की बात करें, यानी कि इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, तो प्रोटियोब्रैंकस जो है ये वाटर करंट को इस्तेमाल करते हैं। जो सीलिया इसके बाजू के ऊपर होता है वो करंट को जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर जो स्मॉल प्लैंक्टन होते हैं, फूड होती है, उसको ट्रैप कर लेता है, माउथ के पास लेके आता है, और इसी तरीके से ये अपनी गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं वाटर करंट के जरिए। और फ्रेंजियल गिल स्लिट्स इसके पास प्रेजेंट होती हैं जो डिफ्यूजन में इसको हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है। और इसके पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, और अगर हैं भी तो उनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये वाटर करंट के जरिए ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। अब अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका जो लार्वा है वो टेडपूल लार्वा बनता है, और जो कि एडहेसिव पेपिलाए के साथ अटैच्ड होता है। डेवलपमेंट के दौरान इंटरनल स्ट्रक्चर बनती है जो कि अपनी बॉडी को रोटेट करती है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल के ऊपर। ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के जरिए होती है, और इसके पास 1 या 2 गुनेड होते हैं जो कि इंटीरियर ट्रंक के पास प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और इसमें जो लार्वा बनता है उसका नाम है प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है। इसमें प्लेन्यूला लार्वा बनता है, और जो हमने इंटीरोपनोसिटा पढ़ा है उसमें टर्नेरिया लार्वा बनता है। इसके बाद जो अगली इसकी क्लास है वो है प्लैंक्टोस्पिराइटिया। दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी फ्यू स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट एंड प्लाजिक लार्वा। ये बहुत छोटी सी क्लास है। इसकी इन ऑर्गेनिजम्स की स्फेरिकल बॉडी होती है, यू शेप्ड इनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, सिलोम इसमें रिड्यूस्ड होती है, ये प्लैंक्टोनिक होती हैं, और सिर्फ एक ही स्पीशी है जो कि नाउन है प्लैंक्टोस्पिरेरा प्लाजिका। ठीक है। और जो अडल्ट फॉर्म है इसकी अननोन है, इसलिए इसकी डिटेल इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। एक छोटा सा फाइलम था जिसकी 3 मेजर क्लासेस थी। इसमें आपको इनके मेजर फीचर्स का पता होना चाहिए। इसमें सैकोब्लास्टिस और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आपको इनकी एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। होपफुली you like the video. Please, if you like the video, please share, like, subscribe. Stay connected. Allah Hafiz.